इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। माने बात ब्लैक मनी की है। जो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है और यह भी तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे क्योंकि ब्लैक मनी का मुद्दा, काले धन का मुद्दा नरेंद्र मोदी के चारों तरफ से एक घेरेबंदी कर चुका है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करने का, बैन करने का। ठीक, Are you ready to... और यह भी कहा कि अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं एसबीआई के जरिए या दूसरे बैंकों जहां से भी इशू होते हैं, उनकी सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। इसलिए अब नरेंद्र मोदी के साथ सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि नरेंद्र मोदी इतने जल्दी हार मान जाएंगे और यह भी मत समझिए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। दोनों बातें अपनी जगह सच है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। इस्तीफा दें या ना दें, नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। ये सारी बातें तय हैं। मात्र उनका 2-3 महीने का कैरियर रह गया है राजनीति में। उसके बाद का कैरियर कहां खत्म होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह तो साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी का पूरा अस्तित्व, नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति, नरेंद्र मोदी का पूरा वर्चस्व, नरेंद्र मोदी ऊपर से लेकर नीचे यानी सर से पांव तक काले धन पर ही टिका हुआ है, काले धन में ही डूबे हुए हैं नरेंद्र मोदी। अब यह साबित हो चुका है। आप कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड और ब्लैक मनी का क्या संबंध है? मेरे दोस्त, बहुत बड़ा संबंध है। उस पर बात करते हैं। बात क्या है, इसे आपको समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नरेंद्र मोदी लाए क्यों थे। अक्सर नरेंद्र मोदी ऐसा ही करते हैं कि दिखाने के लिए जो दांत दिखाते हैं वो अलग होता है और खाने का जो दांत होता है वो अलग होता है। या यूं कह सकते हैं कि आदमी के सामने, आम आदमी के सामने जो प्रस्तुत करते हैं वो अलग होता है और जो करते हैं वो अंदर से वो अलग होता है। दोनों का फर्क है, दोनों का फर्क। एक और अभी जो चल रही है घटना, उसी से जिक्र कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। मेरे दोस्त, आज किसान सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐश कर रहे हैं। ठीक है, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा कि असीमित भंडारण की क्षमता देंगे तो किसान भी जितना चाहें अनाज अपने पास रख सकते हैं। ये दिखाने के लिए था, लेकिन खाने के लिए क्या था? मतलब अंदर की बात क्या थी? अंदर की बात यह थी कि अडानी असीमित भंडारण करे और देश को लूटे। दूसरा, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि किसान अपना अनाज जहां चाहें ले जाकर के बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर दिल्ली के किसान हैं तो मुंबई में अनाज बेचेंगे और मुंबई के हैं तो दिल्ली में बेचेंगे। यानी ये सामने से दिखाने के लिए था, लेकिन अंदर का क्या था? अंदर का ये था कि अडानी जहां से चाहे वहां से अनाज खरीदे और उस अनाज को उस अनाज का भंडारण करे। ठीक है, अब समझ गए ना? जिस भंडारण के कारण आज भी महंगाई का एकमात्र कारण अगर होता है तो भंडारण है, यानी जमाखोरी। उसका लाइसेंस नरेंद्र मोदी दे रहे थे अंदर से और दिखा रहे थे कि किसान भंडारण करेंगे। ठीक है, किसान कहीं भी बेचेंगे, लेकिन असल यह था कि अडानी कहीं भी खरीदेंगे क्योंकि वो हर जगह अपना गोडाउन बना चुके थे, साइल बना चुके थे, बड़े बड़े लाखों लाख करोड़ करोड़ टन के। ये था, ये होता है नरेंद्र मोदी का। दूसरा,
सामने से दिखा करके तीसरा जो पॉइंट उस समय कहा था किसान बिल में कि क्योंकि ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यही चल रहा है इस समय। किसान सड़क पर हैं, गोली खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। किसान इस समय लाठी खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, और सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए तीसरी बात सामने से दिखाने के लिए था कि व्यापारी आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो जो खेतों में पैदा करेंगे उन्हें बीज भी देंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, पैसा भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और जब उनके खेतों में पैदा होगा तो We're Phoenix Energy. वो पैसा देने वाले यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को दे देंगे, अनाज अपना पूरा उनको देंगे, इससे उनको फायदा होगा। लेकिन पीछे का सच क्या था कि ना तो किसानों को अनाज दिया जाएगा, बीज दिया जाएगा, ना खाद दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा, और ना संयंत्र दिया जाएगा। किसान किसी भी कीमत पे खेती कर नहीं पाएंगे, और वो अपनी जमीन अडानी को बेच देंगे, और अडानी उस पे फार्मिंग करेंगे। जो किसान मालिक थे उन जमीनों का, वो और उनके आगे आने वाली पीढ़ी उस खेत में मजदूरी करेगी। ये पीछे का सच था। इतने ही खतरनाक नरेंद्र मोदी हैं। अब आते हैं काले धन पर। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का रिश्ता काले धन से क्या है? अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, आज बाढ़ आई हुई है इस बात पर करने के लिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा जो बात मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। इलेक्टोरल बॉन्ड का रिश्ता काले धन से क्या है? अब दिखाने के लिए तो यह है कि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से खरीदेगा और किसी भी पार्टी को दे सकता है, यह उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर है। ठीक है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और किसी भी पार्टी को देगा। अब सवाल यह है कि जो उद्योगपति पूंजीपति जीएसटी वसूलेगा, वो जीएसटी सरकार को ना दे करके एडजस्टमेंट करके उस जीएसटी के पैसे को बॉन्ड के रूप में देगा। चलिए, एक व्यापारी इलेक्टोरल बॉन्ड देना चाहता है, ठीक है, तो वो कौन सा पैसा देगा? जो उनका नेट प्रॉफिट ऑफ इनकम है वो उसमें से देगा, जो टैक्स पे करके उसके पास बचा है, या जीएसटी जो वसूलेगा उसमें से देगा, या जो पैसा देगा उसे अपने खर्चे में तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब एक व्यापारी कहां से पैसा ला करके इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाएगा? अपने बिजनेस से। तो बिजनेस में वो पैसा होगा जो टैक्स के द्वारा वसूला गया होगा, या जो आय कमाई गई होगी वो तो डायरेक्टली सरकार को मिलनी थी। नरेंद्र मोदी का यह फंडा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा एक व्यापारी और वो पार्टियों को, किसी भी पार्टी को दे सकता है। ये दिखाने के लिए था सामने से। ये विजुअल है आपके सामने जो रखा, और ये बताया कि अब इससे पारदर्शिता आ जाएगी। जो व्यापारी जो चाहेगा, जिसको देना चाहेगा, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा बैंक से ऑफिशियली और ले जाकर के देगा। हाँ, उसकी बात किसी को बताई नहीं जाएगी कि वो कहां से पैसा लाया, और खरीदते समय भी उसे देने की जरूरत नहीं है वो कहां से पैसा ला के दे रहा है, और जिसको देगा वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ये गोपनीय रहेगा, ये देश के हित में होगा। ये नरेंद्र मोदी का वर्जन था सामने से। बैकडोर से क्या वर्जन था? वही डेंजरस काम। और यही मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड, जो जितने भी बॉन्ड बने हैं 99.9% टोटल ब्लैक मनी के द्वारा बनाए गए हैं। जितने इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से लेकर के या दूसरे बैंकों से लेकर के पार्टियों को दिए गए हैं, 80% से ज्यादा तो बीजेपी को दिए गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ दूसरी पार्टियों को दिए गए हैं। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं उसमें 80%, 99.9% ब्लैक मनी का प्रयोग किया गया है। आम पैसा जो रोटेशन में है उसमें से बहुत कम पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेकर के दिया गया है। अब ब्लैक मनी का
प्रयोग किया गया है पार्टियों को देने के लिए। अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो जेटली फाइनेंस मिनिस्टर था, ब्लैक मनी का जेटली प्रयोग तो करके मर गया तो अच्छा हुआ। जो व्यापारी, जो भी आदमी है जो देना चाहता है, वो बॉन्ड लेकर के दे दिया। बैंक उससे कुछ पूछा नहीं, तुमने ये पैसा कहां से लाए। इधर जिसको मिला वो नहीं पूछा कि भाई तुम ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो, या इस पैसे को हमको कहां से आया, कितना आया, ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था एक्चुअली जो सामने से दिख रहा है, लेकिन सच इसके भी पीछे एक बहुत खतरनाक सच छुपा है, जो नरेंद्र मोदी का सच है और जो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया और इसीलिए लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड। क्यों लाए थे, अब वो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, पहले तो 15-20 लाख की हुई, सबको मिल जाएगा, एक एक पाई मैं लेके आऊंगा, और सारे डायलॉग, सारे जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी ने की थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास जब फाइलें आई तो उसमें नरेंद्र मोदी ने देखा कि इसमें तो 80% हमारे ही भाइयों का है, यानी गुजराती भाइयों का है। कुछ गुजराती चोर भाइयों का पैसा ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में जमा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, अब इनका नाम अगर खोलेंगे तो पूरा गुजरात बदनाम हो जाएगा, सारे के सारे जेल चले जाएंगे। यही वादा था नरेंद्र मोदी का। अगर ये ब्लैक मनी हम इनसे वसूलते हैं, लेके आते हैं, तो देश विकास कर जाएगा, देश उन्नत करेगा, सरकार के पास पैसा आएगा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, नरेंद्र मोदी ने सोचा। तो जब एक बड़ा अमाउंट 300-400 लाख करोड़, जो पहले बताते थे लोगों को, मैं वही बोल रहा हूं, हो सकता है कम हो या ज्यादा, लेकिन नरेंद्र मोदी ही लोगों को बताते थे इतने पैसे हैं, 15-20 लाख तो यूं ही हर आदमी को मिल जाएगा। तो वो सारे अनुमान अगर लगाओगे, गुणागणित करोगे, तो वही आएगा। तो जो पैसा जब देखा 300-400 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, तो नरेंद्र मोदी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उनके पास आया, दूसरे दिन ही उन्होंने एसआईटी गठित कर दी, अंडरग्राउंड कर दिया, एसआईटी गठित कर दी, सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफा दे दिया कि हम बताएंगे नहीं। 3 नाम बताए थे, तीनों गुजराती थे, और बहुत बवाल हुआ पूरे देश में। उन नामों को दबाने में नरेंद्र मोदी के पसीने छूट गए थे। उसके बाद अगर किसी का नाम बताते तो क्या होता, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए बंद लिफाफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को बोला भाई आप किसी को नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी लग गए वसूली करने में, ब्लैक मनी की वसूली करने में, अंडरग्राउंड तरीके से। उन्होंने तय कर लिया कि देश को अगर सामने से लेंगे तो देश को पैसा आएगा, देश का विकास होगा, अगर अंदरूनी तरीके से लेंगे तो हमारे गुजराती चोरों का विकास होगा, हमारा विकास होगा, और हम देश को खरीद करके देश पर राज करते रहेंगे सदियों तक। ये नरेंद्र मोदी की योजना बनी। उन्होंने फिर और भी बहुत से काम, बहुत से निर्णय लिए, ब्लैक मनी को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम ये भी लागू किया, ये भी लाया, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके जरिए पूरी ब्लैक मनी को नहीं तो कम से कम 50-60% ब्लैक मनी को तो मैनेज किया ही जा सकता है। ऐसा सोचकर इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। क्या खेल शुरू हुआ समझो। Imagine going from जिनके पास, इनके ही भाइयों के पास, जिनके पास और जितने लोगों के पास ब्लैक मनी थी, उसमें से 50% नरेंद्र मोदी ने बंटवा लिया। बोला भाई 50% मुझे दे दो और 50% तुम रख लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम्हारा नाम भी नहीं बताऊंगा, और तुम ऐश करो, और 50% मुझे दे दो। उनको भी लगा कि भाई कौन सा बाप हाथ तोड़ करके कमाए हैं, बाप का माल है, दे दो। तो 50% नरेंद्र मोदी को दे दिया। अब नरेंद्र मोदी अपने नाम से तो लेते नहीं, तो विनोद अडानी जैसे, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, मेहुल चोकसी, न जाने कितने लोगों को विदेशों में भेजकर बसा करके ये खेल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। जब लोगों से 50% लिया, जो इनके ही लोगों थे, वो 50% विनोद अडानी जैसे लोगों के नाम से ट्रांसफर करवाया, वहीं का वहीं। अब अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स बन गए 50% इनके लोग, जो इनके करीबी थे। ठीक है, पहले तो सभी कुछ थे, कुछ बाहर भी थे, कुछ ज्यादातर गुजराती थे, लेकिन जो बाद में अल्टीमेट ओनर बने वो इनके करीबी लोग बने, विनोद अडानी जैसे लोग। अब शुरू हुआ उस पैसे को फिर भारत में लाएं कैसे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड इसी खेल का पहला, मतलब एक स्टेप है, और भी बहुत से स्टेप हैं, एक स्टेप है जो यहां से नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी में मोबिलाइज करते हैं मनी। 2000 का नोट लॉन्च करके जो फंड्स इकट्ठा किया ब्लैक मनी,
जो दूसरे और जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री फंड में लिया था कोरोना के पीरियड में या उसके पहले, या जो विदेशों में जमा था वो 50%, तो वहां उस पैसे को अब इन्होंने क्या किया कि उसको भारत में सेल्स कंपनियां बना करके, एक ऑफिस वहां, एक ऑफिस यहां, छोटी छोटी सेल्स कंपनियां बना करके वो बड़े बड़े अमाउंट अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाया गया और उसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। अब समझ गए? यानी वो ब्लैक मनी। अब इसके लिए और भी लोगों का प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक्स है, भाई तू जा विदेश में बैठ, बस जा और वहां मॉरिशस में एक ऑफिस खोल ले और मैं तेरे को एक 500 करोड़ रुपया दे रहा हूं या 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूं, ठीक है, 1-2 करोड़ 5 करोड़ तू भी रख ले, वहां जा, सेटल हो जा और वहां से मुझे ये पैसा भेज दे। भारत में भी एक ऑफिस खोल दे, भारत में ट्रांसफर कर और यहां से एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके हमारी पार्टी को दे दे। यानी वही ब्लैक मनी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में नरेंद्र मोदी ने वो ब्लैक मनी भारत में मंगवाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करके अपनी पार्टी में डाला। सिर्फ यही नहीं, और भी जो इनके दलाल थे, रामदेव जैसे, आरएसएस का पूरा और इनका जो विश्व हिंदू परिषद और दुनिया भर के जो ग्रुप्स हैं, इनके सबको फायदा पहुंचाने के लिए, हर तरह से उनको फंडिंग करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही नहीं, और भी जरिए से, और भी तरीके से जो भारत में पैसे लाए गए, अंडरग्राउंड सेल्स कंपनियां बना करके उसको इसी तरह से मोबिलाइज करना शुरू किया। मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी में जितना भी पैसा आज, भारतीय जनता पार्टी के पास आज जितना भी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आया है, उसमें जिसने भी दिया है वो थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन लगभग 80% से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी में जो आया है वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी की ही ब्लैक मनी है, जो विदेशों से अंडरग्राउंड तरीके से भारत लाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। ये है ब्लैक मनी का खेल और भारतीय जनता पार्टी के अरबपति होने की सच्चाई। नरेंद्र मोदी ने यही किया है। दूसरी पार्टियों को, दूसरे छोटे छोटे जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो भी जो सपोर्टर्स हैं, दूसरे अपने पार्टियों को दिए हैं थोड़ा बहुत पैसा, वो भी दूसरी पार्टियों को दिए हैं। आपको पता है कि 70 to 80% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बाकी में सबको थोड़ा थोड़ा मिला है। अब जो ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट करके भारत लाया गया, अब जो आदमी या जो कंपनी, फेक कंपनी, बेनामी कंपनी, सेल्स कंपनी, फ्रॉड कंपनी ये काम किया है, वो थोड़ा बहुत पैसा जो बॉन्ड लिया होगा, मान लीजिए अगर 1000 करोड़ का लिया तो 900 करोड़ दे दिया नरेंद्र मोदी को, 2-5 करोड़ और सबको मिलाकर के छोटी छोटी पार्टियों को और कांग्रेस को भी और दूसरों को भी दे दिया। इसलिए क्योंकि जांच जब होगी तो इनके नाम भी सामने आएंगे। ये खेल नरेंद्र मोदी ने खेला है। एक्चुअली सारा मतलब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपना सारा कंसंट्रेशन, सारा दिमाग, सारा सोच, सारा काम, सारा समय उस ब्लैक मनी को जो भारत का था वो मैनेज करने के लिए लगाना शुरू कर दिया और वही मैनेज करते रहे अब तक। नरेंद्र मोदी काले धन को मैनेज करने का ही काम शुरू से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने किया है। यही नरेंद्र मोदी के काम की सच्चाई है, यही नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है, यही नरेंद्र मोदी का सच है। अब उनकी पार्टी के लोग बड़ी बेशर्मी से जो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो क्या कहते हैं, पारदर्शिता लाने के लिए है, अब उन्हें शर्म भी नहीं है और चुल्लू भर पानी भी नहीं है डूबने के लिए। ऐसे लोग हैं नरेंद्र मोदी के साथ, फिर उनके लिए क्या कहा जा सकता है।